नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम जिस न्यूज की चर्चा करने वाले हैं, ये न्यूज जुड़ती है बिहार से। कहा जा रहा है कि बिहार को बड़ा तोहफा मिला है। अब ये बड़ा तोहफा क्या है, इसी की आज हम चर्चा करने वाले हैं और डिटेल से इसके बारे में बात करेंगे कि आखिर इससे बिहार को क्या लाभ होने वाला है, किन क्षेत्रों पर इसका प्रभाव हो सकता है और इसके सामने क्या चुनौतियां हैं, उनके क्या समाधान हो सकते हैं। तो पूरे मुद्दे की आज हम चर्चा करने वाले। चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक करके एक एक बिंदु पर हम बढ़ेंगे। दरभंगा में कहा जा रहा है कि जो कार्गो लॉजिस्टिक हब है, जो एरो सिटी है, उसका निर्माण 3 फेज में किया जाएगा और इसकी जो मंजूरी है वो मिल गई है। तो इसके क्या फायदे होंगे, क्या इसके सामने चुनौतियां होंगी, उन्हीं पर आज बात करने वाले हैं। क्योंकि इससे लोकल टू जो ग्लोबल है उसकी बात की जा रही है कि मिथिलांचल की जो सांस्कृतिक पहचान है उसे अब ग्लोबल स्तर पे एक खास पहचान मिलेगी। और उत्तर जो बिहार है, बिहार का जो उत्तरी क्षेत्र है, वो अब नया ग्रोथ हब बनेगा और बिहार पूर्वी भारत का नया जो आर्थिक इंजन है उस रूप में अब स्थापित होगा। तो दरभंगा के बारे में कहा जा रहा है कि बिहार का नया ग्लोबल ट्रेड हब होगा, कार्गो लॉजिस्टिक हब। एरो सिटी परियोजना का मास्टर जो प्लान है उसकी शुरुआत इस क्षेत्र से होने वाली है। दरभंगा में कार्गो लॉजिस्टिक हब एरो सिटी विकसित करने की योजना को पूरी तरह से अप्रूवल मिल गया है और ये कहा जा रहा है कि लगभग 50.04 एकड़ भूमि के संदर्भ में कह सकते हैं कि अधिग्रहण करने की बात की जा रही है। और एक बड़ी जो कह सकते हैं राशि है, लगभग 138 करोड़, लगभग आप देखेंगे कि 138 करोड़ जो राशि है वो इसके लिए अप्रूव्ड की गई है, इसके लिए स्वीकृत की गई है। तो ये जो परियोजना है ये मिथिलांचल को ग्लोबल ट्रेड हब बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हो सकती है। तो बहुत सारे बिंदु हैं जिन पर आज हम बात करने वाले हैं कि मॉडर्न कार्गो जो टर्मिनल है इसकी क्या खासियत है, इससे क्या लाभ होगा, लॉजिस्टिक पार्क होने की क्या बातें हैं, आधुनिक एरो सिटी जो स्थापित करने की बात की जा रही है ये है क्या, इससे क्या लाभ होगा, रणनीति इसके महत्व क्या होंगे, सोशल सामाजिक स्तर पे देखिए क्या इसके आर्थिक लाभ होंगे, क्या किसानों के लिए भी कुछ लाभ होगा। ऐसे बहुत सारे पहलू हैं जिन पर आज हम बात करने वाले हैं। तो ये जो परियोजना है ये व्यापक विजन लेके चलती है। जैसे आप देखेंगे तो ये सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट तक सीमित नहीं है, बल्कि रीजनल स्तर पे देखेंगे तो रीजनल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन जो मॉडल है उसकी ये बात करती है। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो ग्रोथ हब है उसकी बात करती है। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक जो इकोसिस्टम है वो डेवलप करने की बात करती है। और इसी कारण से देखेंगे तो ये खास तौर पे चर्चा में है। एक बड़े इन्वेस्टमेंट के साथ लगभग 138.82 करोड़ फंड के साथ इसे मंजूरी दी गई है, जो कि 50 एकड़ से भी अधिक भूमि पर स्थापित होगी। तो रीजनल जो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन है वो इससे होगा। मिथिलांचल को कई तोहफे केंद्र के साथ राज्य सरकार की ओर से भी दिए जा रहे हैं। ऐसे में अब दरभंगा में जो कार्गो लॉजिस्टिक हब एरो सिटी बनाया जाएगा ये महत्वपूर्ण है। इसके लिए जो भी जमीन है, अधिग्रहण है, उसकी मंजूरी दे दी गई है, फंड की बात कर दी गई है। परियोजना पूरे होने से कई सारे लोगों को कई सारे जो फायदे हैं वो होने वाले हैं। तो बिहार का जो दरभंगा जिला है, इस दरभंगा जिले में ये निर्माण अब कराया जाएगा और जल्द ही मिथिलांचल का जो इलाका है वो ग्लोबल ट्रेड सेंटर के रूप में दुनिया भर में जाना जाएगा। जानकारों के मुताबिक देखें तो बिहार सरकार की ये बेहद खास परियोजना है और इसके लिए एक बड़ी राशि का कह सकते हैं आवंटित किया गया है, एक बड़े क्षेत्र का अधिग्रहण किया गया है। तो ये परियोजना बिहार के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर हम बात ही कर ले कि आखिर ये जो परियोजना है आखिर इतना खास क्यों है, तो इस पूरे परियोजना की बात कर ले तो कार्गो जो लॉजिस्टिक हब है उसको दरभंगा एयरपोर्ट जो है उसके उस एयरपोर्ट के पास ही बनाया जाएगा। यहाँ जो भी कह सकते हैं कि आमस दरभंगा 6 लेन जो रोड है वो भी खत्म होता है। तो इस तरह से ये जगह बेहद खास मानी जा रही है, क्योंकि एनएच जो नेशनल हाईवे है, हवाई पट्टी है, स्थानीय रास्तों के साथ ये सीधे डायरेक्टली कनेक्ट होती है। और इसी कारण से ये जो मॉडल है ये एक तरह से त्रिस्तरीय मॉडल कहा जा रहा है, जिससे मॉडर्न जो कार्गो टर्मिनल है, ग्लोबल जो मार्केट है उस तक पहुंच बनेगी। लॉजिस्टिक जो पार्क है ये सुरक्षित स्टोरेज और सप्लाई चेन निर्धारित करेंगे। इसके अलावा देखेंगे जो एरो सिटी है ये एयरपोर्ट आधारित जो शहरी विकास है उसको
एक तरह से पुश करेगा। और इस कारण से देखेंगे तो 3 फेस पे ये पूरी जो प्रक्रिया है ये आगे बढ़ेगी। जैसे मॉडर्न जो कार्गो टर्मिनल है, लोकल से ग्लोबल की जो बात की जा रही है, ये महत्वपूर्ण इसलिए हो रही है कि एयरपोर्ट के पास ये विकसित होगा और यहाँ पर जो भी स्थानीय जो उत्पाद हैं, जैसे मखाना है, मछली है, मिथिला पेंटिंग है, मौसमी जो फल है, इनका जो निर्यात है वो एक्सपोर्ट आसानी से किया जा सकता है। इससे खास तौर पे एक बड़ा जो लाभ है वो होगा और स्थानीय उत्पादों को वैश्विक मार्केट तक पहुंच भी आसान हो जाएगी। दूसरे चरण की अगर हम बात करेंगे तो लॉजिस्टिक जो पार्क्स हैं, सप्लाई चेन मजबूत होगी, कोल्ड चेन स्टोरेज, प्रोसेसिंग यूनिट, कृषि उत्पाद की बर्बादी में कमी, मजबूत सप्लाई चेन बनेगा। यानी कोल्ड चेन स्टोरेज और प्रोसेसिंग जो यूनिट्स है, इससे कृषि जो उत्पाद हैं वो कृषि उत्पादों की जो बर्बादी है, जो खराबी है, वो कम होगी, सप्लाई चेन मजबूत होगा। और तीसरे स्तर पे कहा गया है कि एरोसिटी आधुनिकीकरण के स्तर पे जो शहरीकरण है, अर्बनाइजेशन है, वो देखने को मिलेगा। होटल, हॉस्पिटैलिटी, शॉपिंग मॉल, कमर्शियल जो स्पेस है, कन्वेंशन सेंटर है, बिजनेस और टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। कि यहाँ पर बड़े स्तर पे क्या होंगे कि होटल बनेंगे, शॉपिंग मॉल बनेंगे, कन्वेंशन सेंटर बनेंगे, बिजनेस टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा और एयरपोर्ट आधारित जो शहरी विकास है उसको प्राथमिकता दी जाएगी। और इसी कारण से स्थान की विशेषता भी मानी जा रही है कि दरभंगा इसके लिए खास तौर पे महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और मल्टी मॉडल जो ट्रांसपोर्ट है उसके स्तर पे ये हब होगा, रणनीतिक कनेक्टिविटी होगी, दरभंगा जो एयरपोर्ट है उससे जुड़ेगा, एनएच से जुड़ेगा, 6 लेन एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा, रेल इंटीग्रेशन होगा, नेपाल सीमा से भी ये जुड़ने का काम करेगा, पूर्वोत्तर जो बंगाल है उससे भी इसका जुड़ाव यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो अगर हम बात करें कि कौन कौन से 3 जो भाग हैं जिसमें बटी हुई परियोजना, तो जानकारों का ये कहना है कि ये जो परियोजना ये मूल रूप से 3 भागों में बटी है। जैसे पहला हमने बताया कि मॉडर्न जो कार्गो टर्मिनल है, दूसरा लॉजिस्टिक पार्क है और तीसरा क्या है, एरोसिटी है। और इनके माध्यम से क्या किया जा रहा है कि बहुत सारे जो बहुआयामी लाभ हैं उनको प्राप्त करने का प्रयास किया जाएगा। दूसरी बात देखिए कि परियोजना के बहुत सारे लाभ हैं जो पहले हमने बताया। जैसे इकोनॉमिक कंटेक्स्ट में देखेंगे तो इससे रीजनल स्तर पे जो ट्रेड है, जो एक्सपोर्ट है, वो बढ़ जाएगा। एमएसएमईज और स्थानीय जो उद्योग है उनको बढ़ावा मिलेगा और इन सबसे स्थानीय जो युवा हैं, स्थानीय जो लोग हैं, उनके लिए रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे और इससे उन्हें बाहर के क्षेत्रों में जाना नहीं होगा काम के लिए, यानी पलायन भी रुकेगा। यही नहीं, अगर हम बात करेंगे तो कृषि क्षेत्र पर भी क्या पड़ेगा, सकारात्मक लाभ होगा। कृषि क्षेत्र को क्या होगा, इससे लाभ प्राप्त होगा। क्या लाभ प्राप्त होगा, तो देखिए कृषि क्षेत्र में क्या होगा, जैसे कोल्ड स्टोरेज बनेगा तो कोल्ड स्टोरेज से जो फसल है, फसल की जो बर्बादी है वो बर्बादी कम हो जाएगी। तो ये फायदा ये हो गया किसानों को, खास तौर पे किसानों के लिए जो आय है वो किसानों की जो आय है वो बढ़ जाएगी। और इसके अलावा देखेंगे जो टूरिज्म है, जो पर्यटन है, उस पर्यटन को भी विकसित होने में ये परियोजना मदद करेगी। जैसे मिथिलांचल में टूरिज्म खास तौर पे बढ़ावा दिया जाएगा। सांस्कृतिक जो उत्पाद है, मिथिला आर्ट है, उसे एक वैश्विक एक तरह से कह सकते हैं कि स्थान मिलेगा, वैश्विक मार्केट में जगह मिलेगी। और इंफ्रा के स्तर पे देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर का भी खास तौर पे विकास होगा। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक, क्षेत्रीय जो कनेक्टिविटी है वो मजबूत होगी। और जो मुआवजे की बात की जा रही है कि उचित मुआवजा देने का भी भरोसा दिया गया है, क्योंकि जो जानकार है उनका ये कहना है कि कार्गो लॉजिस्टिक हब और एरोसिटी के निर्माण के लिए जो भी जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा, जिसके संदर्भ में कहा जा रहा है कि इसके जो भी मालिक होंगे उनको भरोसा दिया गया है कि उनकी जमीन का उचित जो मुआवजा है वो उन्हें प्रदान किया जाएगा। तो इस परियोजना से बिहार से पलायन भी रुक सकेगा और युवाओं को बिहार में ही रोजगार मिल सकेगा। और इसी कारण से कहा जा रहा है इसके बहुत सारे रणनीतिक महत्व भी है योजना के। जैसे एयर, रोड और फ्यूचर रेल इंटीग्रेशन इसमें हो पाएगा। जो ट्रिक पॉइंट कहा जाता है कि एक ही जगह आपको वायु परिवहन, रोड जो परिवहन है, सड़क परिवहन है, या फिर कह सकते हैं रेल जो परिवहन है, सब एक ही जगह रिकनेक्ट होंगे। और इससे क्या होगा कि नेशनल हाईवे और एक तरह से आमस जो दरभंगा जो एक्सप्रेसवे है उसकी कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी। और पूर्वी भारत का एक तरह से गेटवे के स्तर पे नेपाल सीमा के पास होने के कारण जो क्रॉस बॉर्डर जो ट्रेड है उसको भी बढ़ावा मिलेगा। तो पूर्वोत्तर और बंगाल से भी यहाँ पर जुड़ने का एक मौका मिल सकता है। और इसके बहुत सारे इकोनॉमिक जो फायदे हैं वो होंगे, जो पहले हमने बताया कि व्यापक इसका आर्थिक प्रभाव होगा इस परियोजना का। उद्योग के स्तर पे एमएसएमईज और छोटे जो उद्योग हैं वो लॉजिस्टिक सपोर्ट प्राप्त करेंगे। मेक इन इंडिया के तर्ज पे मेक इन जो बिहार है उसको और प्रमोशन मिलेगा, बूस्टअप मिलेगा, रोजगार
रोजगार के स्तर पे डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट जॉब्स यहाँ पर सृजित होंगे। स्किल्ड वर्कफोर्स की भारी जो मांग है वो पूरी होगी और समाज के स्तर पे ग्रामीण शहरी जो पलायन है वो बैलेंस होगा। और यहाँ पर खासतौर पे रिवर्स जो माइग्रेशन है, जो बाहर लोग कमाने के लिए जा रहे थे वो फिर वापस अपने गांव क्षेत्र में आने का प्रयास करेंगे या फिर उनका आना, रिवर्स जो माइग्रेशन है वो शुरू हो जाएगा। किसानों की जो आय है उसमें वृद्धि होगी, किसानों के जो उत्पाद हैं उनको उनका उचित मूल्य मिलेगा। अगर प्रोसेसिंग हो रही है, कोल्ड स्टोरेज है, तो फसल की जो बर्बादी है वो नहीं होगी। उदाहरण के तौर पर जैसे मान लिया कि आम की ही बात कर ले तो आम को प्रोसेस करके उससे क्या बनाया जाएगा, जूस बनाया जाएगा। ऐसे बहुत सारे उनके उत्पाद हैं जो खराब होते थे वो खराब नहीं होंगे। और एक्सपोर्ट के स्तर पर देखेंगे तो कृषि उत्पादों का ग्लोबल मार्केट में सीधे एंट्री होगी, जुड़ाव हो जाएगा। तो बहुत सारे जो फायदे हैं वो यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो लाभ तो बहुत सारे हैं, अवसर भी बहुत सारे हैं, बेनिफिट्स भी बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ चुनौतियां हैं, चैलेंजेज हैं, उनका निष्पादन करना सबसे महत्वपूर्ण है। जिसमें सबसे पहली अगर हम बात करें तो भूमि अधिग्रहण, कहना तो आसान है लेकिन ये एक बड़ा इशूज होता है हर क्षेत्र में। जब भी सरकार भूमि अधिग्रहण करती है तो उससे जुड़े हुए बहुत सारे जो इशूज हैं वो देखने को मिलते हैं। जैसे आप देखिए, सामाजिक जो विरोध है वो होता है कि लोग अपनी ज़मीन देना नहीं चाहते हैं, उनको ये लगता है कि हमारी ज़मीन हमारी मातृभूमि है, या इस तरह के बहुत सारे कह सकते हैं कि सोच हैं जो एक बड़ा व्यवधान बन सकता है इस अधिग्रहण में। उचित जो मुआवजा है उससे जुड़ी हुई जो दिक्कतें हैं, जटिलता है, वो भी देखने को मिलती है। या पर्यावरणीय स्तर पे आप देखेंगे कि अर्बन स्प्रॉल या प्रदूषण नियंत्रण या समय पर जो प्रोजेक्ट है वो पूरा करना एक बड़ी चुनौती है। जो भी पोल्यूशन बढ़ने का खतरा है वो भी यहाँ पर देखने को मिलता है। और सबसे बड़ी जो चुनौती है वो फंड की है, फंडिंग और किस मॉडल पर ये पूरा किया जाएगा। जैसे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को अगर आकर्षित न किया जाए तो बड़ी चुनौती होती है, तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करना सबसे बड़ी चुनौती है। और एग्जीक्यूशन के स्तर पे भी चैलेंज है कि समय पर काम पूरा किया जाए, इंटर एजेंसी जो कोऑर्डिनेशन है वो सही तरीके से इसमें लागू कैसे होगा, ये सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर देखने को मिलती है। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो लोकल टू जो ग्लोबल की एक बात की जा रही है कि इससे बिहार जो है, बिहार का जो पूर्वी भारत के तौर पे जो पहचान है वो एक नया आर्थिक इंजन की तरह अब काम करेगा भारत के लिए। और खास तौर पे उत्तर बिहार एक नए ग्रोथ हब के रूप में डेवलप होगा। मिथिलांचल की जो सांस्कृतिक पहचान है उसे वैश्विक जो पहचान है वो मिलेगी। तो दरभंगा की ये जो पूरी परियोजना है ये पूरी भारत को आर्थिक मानचित्र पर एक महत्वपूर्ण तौर पे स्थापित करेगा। यही नहीं, भारत के आर्थिक मानचित्र को बदलने की क्षमता भी रखेगा यदि इसे प्रभावी ढंग से लागू किया गया है। और लागू किया जाता है तो न केवल मिथिलांचल बल्कि पूरे बिहार के लिए ये गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो दरभंगा जो परियोजना है ये लोकल टू ग्लोबल और इंफ्रास्ट्रक्चर लेड ग्रोथ का एक सबसे बेहतरीन नमूना है, एक उदाहरण है जो बिहार को पूर्वी भारत का आर्थिक इंजन बनाने की पूरी क्षमता रखता है। तो ये पूरा न्यूज़ थी जिस पर हमने बात की। इसी पर आधारित एक प्रश्न है, कार्गो टर्मिनल का मुख्य उद्देश्य क्या है? पर्यटन को बढ़ावा देना, निर्यात को बढ़ावा देना, शिक्षा सुविधा देना, रक्षा जो गतिविधियां हैं उनको बढ़ाना। सही उत्तर आपको कमेंट के माध्यम से भेजना है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।